सीजन 2 का आगाज ही दर्दनाक होता है कि 2 साल बाद दौरान हिजरत मंगोलों के खिलाफ तुर्क इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए काई कबीला अनातोलिया की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में कयाम के दौरान अर्तगल हलीमा सुल्तान के हमरा सैर को निकलते हैं और वहीं हलीमा सुल्तान उन्हें खुशखबरी सुनाती है कि वो बाप बनने वाले हैं। अर्तगल अभी इसी बात की खुशी में खोया ही होता है कि मंगोल कमांडर नोयान का सिपाही खास तंगोत उन पर हमला करके अर्तगल को कैद करके नोयान के पास ले आता है, जबकि हलीमा सुल्तान अर्तगल के हुक्म पर जान बचाकर कबीले वापस आ जाती है। दरअसल मंगोल बड़े हमले से कबल छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में खास इलाकों में अफवाज भेज देते हैं ताकि इलाकाई कबीले रास्ते में रुकावट न बने, और उन्हीं तुर्क कबाइल को खत्म करने के लिए उक्ताई खान अपना कमांडर नोयान भेजता है, जो कि एक जालिम और दरिंदा सिर्फ जंगजू होता है। बहरहाल जब हलीमा सुल्तान कबीले वापस आती है तो दिल दहला देने वाले मनाजिर उसे मिलते हैं। कबीला तबाह बर्बाद और जलकर राख पड़ा होता है और शायद ऐसा आलम तो जंगली जानवर के हमले से भी ना होता हो। इन ना देखे जाने वाले हालात के बाद हलीमा हायमा के भाई और अर्तगल के मामू खुशनूद के कबीले का रुख करती है, जहाँ पहले ही काई कबीला बदतरीन हालत में पड़ा होता है। इस अंसार कबीले का नाम दो दुर्गा कबीला होता है और यहाँ का सरदार खुशनूद अपनी बहन के कबीले की दिल से मेहमान नवाजी करता है और हमले में जख्मियों की मदद भी करता है। गमगीन हामा खातून जब जख्मी हालत में हलीमा सुल्तान को देखती है तो मजीद गमगीन हो जाती है। इससे मुख्तसर उन्हें हलीमा सुल्तान अर्तगल के मुतालिक बताती है कि उसे ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या शहीद, जिससे दोनों कबीलों में बेचैनी से बढ़ जाती है और दुर्गा समेत काई के लोग अर्तगल को शहीद समझ लेते हैं, क्योंकि मंगोल जो नौ मुल्क बच्चों को नहीं छोड़ते थे वो कैसे अर्तगल जैसे शेर को जिंदा रहने दे सकते थे। जबकि दूसरी जानिब नोयान अर्तगल से डील करना चाहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो और जब कल उक्ताई खान यहाँ पर हमला करेगा तो तुम उसे खुशामदीद कहना तो तुर्क कबाइल तबाही से बच जाएंगे, वरना तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि जो दुनिया ने न देखा होगा। वो इसके लिए उससे तुर्क सल्तनत का वादा भी करता है, जहाँ तुर्क मंगोल हुकूमत में अपनी मर्जी जिंदगी गुजारेंगे। मगर अर्तगल इन तमाम आसाइशों को ठुकरा देता है कि हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। जिस पर नोयान अर्तगल पर सही जुल्म करता है और इसी जुल्म में वो अर्तगल के हाथ में कील ठोंक कर उसे नकारा बना देता है। यहाँ जुल्म के दौरान अर्तगल कुछ नामों को देखता है जिनमें बादशाह जो नोयान को अजीज होता है और वो नोयान को रूहानी दुनिया के पैगामात पहुँचाता है, तंगूर जो उसका सिपाही खास होता है और सल्जूक सल्तनत में काम करता नोयान का बंदा करार बेग। अगर हम ड्रामे से हटकर बात करें तो इस्लाम ने इन मंगोलों को फितना करार दिया है और ये पिछले सीजन के सलीबियों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। बहरहाल वहाँ से दूसरी तरफ काई अर्तगल की शहादत पर अफसुदा होते हैं। अगर आपने सीजन 1 की कहानी सुनी होगी तो काई के नामों से आप वाकिफ होंगे, मगर दुर्गा कबीले में खुशनीद का एक बेटा तैमूर और दूसरी बेगम आलिया होती है। वहाँ अर्तगल नोयान से फरार हो जाता है और करबल मौत पर पहुँच जाता है। उन्हीं लम्हे जंगलों में रहने वाला गनी उसे अपनी गार में ले जाता है और वहाँ उसे सेहतयाब होकर अर्तगल वापस कबीले आता है। कबीले में मास व हलीमा सुल्तान के वो सब लोग जो अर्तगल को शहीद समझ रहे होते हैं अर्तगल को जिंदा सालिम देख कर यकीन नहीं कर पाते, मगर अर्तगल जो नोयान के हर कदम से वाकिफ होता है वो दोनों कबीलों के जरिए में खुद को सिपाहियों का सिपा सलार के तौर पर उम्मीदवार खड़ा करता है। मगर जख्मी हाथ की वजह सरदार उसके बजाय तैमूर को सिपा सलार मुंतखब कर लेते हैं, जो अर्तगल की नजरों में माज बच्चा होता है। अर्तगल के नजरियात दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। दूसरों के बरक्स अर्तगल चाहता है कि नोयान को सज्जों के बाद हमले के बजाय अभी हमला कर लें, जब वो खास तैयार भी नहीं है, मगर सब उसे अर्तगल की जिद समझते हैं और उसे कतन इनकार कर देते हैं। और वहीं तैमूर को शहनाज की बेगम रोशनी से इश्क भी हो जाता है। तैमूर की सौतेली माँ जो हमदर्दी दिखाकर सरदार और तैमूर से बादशाहत लेने के चक्रों में होती है, वो रोशनी के जरिए काई के लोगों के राज हासिल कर रही होती है। रोशनी की माँ वाला प्यार दिखाकर अपना बना लेती है, जिससे शहनाज और रोशनी में लड़ाइयाँ भी होती हैं। जबकि गुलदारों के सख्त रवैये की वजह से हमजा जो गुलदारों का सिपाही होता है वो काई कबीला छोड़कर नोयान के साथ हाथ मिला लेता है और इसी के लिए काम करना शुरू कर देता है। और अब्दुर्रहमान जो काई सरदारों का मुहाफिज होता है वो भी गद्दारी के इल्जाम में मफरूर होता है। तैमूर के सिपाहियों में से खास कोचा बुश गद्दार होता है और कई महाजों पर तुर्कों को नुकसान पहुंचा चुका होता है। अर्तगल को इल्म होता है कि गद्दार कबीले का है, लेकिन ऐन नहीं मालूम होता कि कौन है। कोचा बुश तैमूर को गलत खबरें भी देता है और कबीले की हर खबर नोयान तक भी पहुँचाता है। जबकि दूसरी तरफ आलिया खातून जहर दे देकर सरदार खुशनूद को करबुल मौत ला चुकी होती है। अर्तगल और सरदारों के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे होते हैं और दिल्ली दिल में सब अर्तगल से नफरत करने लग जाते हैं, जिनमें खुद उसका भाई गुलदारों भी होता है, क्योंकि अर्तगल की सोच वहाँ होती है जहाँ पर बाकियों के जहन जवाब दे जाते हैं। एक महाज पर मफरूर अब्दुर्रहमान गिरफ्तार हो जाता है क्योंकि कबीले के लिए वो गद्दार होता है, लेकिन वो हकीकत में ऐसा नहीं होता। मगर अर्तगल के हुक्म पर दिरी दमीर आरिफ और छोटा जंगजू ताहिर उसको फांसी से एक दिन कबल फरार करा देते हैं। कबीले की इन सब बातों से पाक अर्तगल और उसके सिपाही छोटे मोटे महाज पर मंगोल गिरोहों को शिकस्त दे रहे होते हैं, मगर हर महाज में तंगूर और हमजा जान बचाकर भाग जाते हैं। अर्तगल की गैर मौजूदगी में नोयान कबीले में अपना ताजिर अफरासियाब भेजता
भेजता है कि कबीले में ऐसी चालें चले कि कबीला वसाइली और मुआशी लिहाज से गिर जाए। अर्तुगरुल जो इन कबीले की बातों से बेखबर गनी की गार में अपने साथियों के हमरा मुकीम होता है, वो अब्दुर्रहमान को नुयान की तरफ भेजता है कि उसके गुरोह में शामिल होकर जासूसी करे, क्योंकि नुयान की नजर में अब्दुर्रहमान अपने कबीले की नाइंसाफियों से तंग आकर उसके पास आया है। अब्दुर्रहमान कामयाबी से नुयान के दिल में जगह बना लेता है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल शेख इब्नुल अरबी से मिलते हैं। मुलाकात में इब्नुल अरबी उनको बताते हैं कि अब कबीले को बचाने की बातें नहीं रही। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा अयाशी में डूबकर अपने इक़्तिदार को भूल चुकी है। अब हमको ऐसी सल्तनत की काबिश करनी होगी जहाँ इंसाफ और ईमान का सिक्का चलता हो। जो अब तक अर्तुगरुल, नुयान और कबीले की लड़ाइयों में उलझा था, अब उसको एक नई मंजिल दिखाई दे रही थी। अब वो तुर्क सल्तनत के मुतालिक सोचने लगा। बुजुर्गों और अवलिया की एक महफिल में अर्तुगरुल को एक कमीज पहनाते हैं और खूब ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अर्तुगरुल वहाँ इस्लाम के लिए काम करने के लिए बहुत लेता है और वापस आ जाता है। जहाँ गुलदारो कबीले का सोचता है, वहाँ अर्तुगरुल पूरी मुसलमान उम्मत का सोच रहा होता है। यही इख्तिलाफ उनके दरमियान होता है और इसी इख्तिलाफ का फायदा सब उठा रहे होते हैं। इसी इख्तिलाफ से परेशान हाइमा खातून बीमार हो जाती है और यही नजरियात में फर्क इंसान के मुस्तकबिल का फैसला भी करते हैं। बहरहाल अफराजियात कबीले का दिल मोह लेता है और अपनी चालें भी चलकर रवाना हो जाता है। उसके बाद मेहदीन कबीले आता है, जो आलिया खातून का भाई होता है। वो सल्जूक सल्तनत का रुकन भी होता है, मगर उसके असल मकासद कुछ और होते हैं। वो सादुद्दीन कोपिक के नीचे काम करना चाहता है। सादुद्दीन कोपिक दरअसल सल्जूकी वजीर होता है और सल्जूक सल्तनत पर अलाउद्दीन को हटाकर खुद सुल्तान बनने की काफियों में सरगर्म होता है। महादीन उसके साथ उसके लिए मिलकर काम कर रहा होता है कि कल जब आप अलाउद्दीन को हटाकर खुद बादशाह संभालेंगे तो मुझे इन तुर्कों की सरबराही देना। और दोनों अलाउद्दीन के साथ मिलकर अलाउद्दीन ही के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानिब सल्जूक सल्तनत का बड़ा ताजिर बेअर्तकुश कई कबीले आता है और अपने रास्ते में आलिया खातून की भतीजी घोंचा गुल खातून को भी पाता है। दोनों कबीले में मंगोल हमले से जान बचाकर आते हैं। घोंचा गुल खातून एक मक्कार औरत होती है जो अपनी फूफी आलिया खातून के एहसानात में डूबी होती है। वो बाकी सारी जिंदगी उसके लिए काम करने की ख्वाहिशमंद होती है। जबकि जब अता बे और कुछ अर्तुगरुल के साथ कबीले के सलूक का पता चलता है, वो रह नहीं पाता। वो सरदार खुजनूद के मुंह पर बदकिस्मत कहता है कि तुम्हारे पास हीरा है और मगर तुम लोग उससे अंधे हो। जंगे से तलवारों से नहीं लड़ी जाती, अक्ल से भी लड़ी जाती है। अगर अर्तुगरुल का हाथ जख्मी है तो क्या, वो अब भी पूरे कबीले में तुम सबसे ज्यादा मजबूत है। जिससे सरदार खुशनूद के दिल में अर्तुगरुल की नरमी भी पैदा होती है। बहरहाल दूसरी जानब शहनाज खातून के आलिया से अख्तलाफात हाथापाई तक पहुँच जाते हैं, जिसकी शिकायत आलिया खातून उसके शोर गुलदारों से भी करती है। गुलदारो अपने गम गुस्से से शहनाज को दुनिया में एक तरह अकेला कर देता है कि कोई भी उसका ऐसा नहीं जो उसके मौकफ को माने। इन हालात में जब आलिया खातून देखती है कि गुलदारो और शहनाज की रस्सी कच्ची है, तो अपने भतीजी को गुलदारो का दिल जीतने के लिए लगा देती है कि वो उससे इश्क करने लगे और शहनाज को तलाक देकर घोंचा गुल से ब्याह कर ले, ताकि कई कबीले की तक भी रसाई मजबूत हो जाए। घोंचा गुल खातून कामयाब रहती है और वो गुलदारो का दिल भी जीत लेती है। ये बात शहनाज के लिए और भी हौसला शिकन होती है। गुलदारो का इश्क करने की बड़ी वजह ये भी होती है कि शहनाज गुलदारो को बच्चा नहीं दे सकी होती, मगर गुलदारो औलाद हासिल करना चाहता था, तो दूसरी शादी की तरफ माइल हो जाता है। चूँकि अब्दुर्रहमान को फरार कराने के इल्जाम में अर्तुगरुल को कबीला बदर की सजा मिल चुकी होती है, तो अता बे अर्तकुश उनसे मिलने के लिए कबीले से बाहर आते हैं और वो उन्हें बताता है कि अर्तुगरुल तुम्हारा भाई सारम, जिसको कबीला शहीद समझ चुका है, वो जिंदा है। सारम सल्जूक सल्तनत की तरफ से मंगोलों में जासूस है और उसके मंगोलों में भर्ती कराने वाला शख्स भी नुयान है। वो कई सालों से जासूसी कर रहा है, लेकिन अब उक्ताई खान को शक हो रहा है कि कोई जासूस उनमें है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कौन है। सो अनकरीब सारम वापस आएगा और ये सब बातें कोचाबुश भी सुन लेता है। एक महाज पर ताजिर अता बे अर्तकुश तंगूत के वार से शहीद हो जाता है, मगर शहादत से कबल वो अर्तुगरुल को सारम की जासूसी के मवाद दे जाता है, जिसमें मंगोलों के लश्कर की तफसील, उनके मकामात और हर वो चीज होती है जो कि अर्तुगरुल को चाहिए होती है। क्योंकि वो अर्तुगरुल के हाथों में शहीद होता है, तो उसके शहादत का इल्जाम भी अर्तुगरुल को जाता है। कबीला जो पहले ही अर्तुगरुल को कबीला बदर करा चुके होते हैं, अब अर्तुगरुल की तलाश में सिपाही भेजते हैं कि उसे वापस लाओ, जिंदा या मुर्दा। अर्तुगरुल के खिलाफ आग में डूबा तैमूर बाद में सिपाही लेकर अर्तुगरुल की तलाश में आता है, मगर उसकी इतला कोचाबुश नुयान को कर देता है। तो नुयान खाना जंगी देखने आ जाता है और घात लगाकर बैठ जाता है। तैमूर और मंगोलों का आमना सामना होता है और वहाँ कोचाबुश अपनी गद्दारी साबित करता है और नुयान की सफ में चला जाता है। तैमूर को शिकस्त होती है और नुयान उसके जख्मी जिस्म को गले में फेंक कर चला जाता है कि अब ये जंगली जानवरों का शिकार बनेगा। मगर बाद में अर्तुगरुल के सिपाही उसकी जान बचाकर गनी की गार में ले आते हैं और वहीं इलाज होता है। नुयान कोचाबुश को कबीले वापस भेजता है कि खबर दो कि तैमूर शहीद हो गया है और ये सब अर्तुगरुल ने किया है।
कबीले में इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया। सब कई से तंग आ जाते हैं कि हर लिहाज पर ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तमाम लोग अर्तुगरुल के खून के प्यासे हो जाते हैं। हालात बहुत बिगड़ जाते हैं और लोग हाइमा खातून को घेर लेते हैं। हालात को संभालने के लिए अर्तुगरुल कबीले वापस आता है और सबसे पहले कोचा बुश को कत्ल कर देता है। जबकि वहाँ गार में गनी, आरिफ साहब, शेख इब्न अरबी अर्तुगरुल के सिपाही तैमूर को इलाज कर रहे होते हैं। जबकि कबीले में अर्तुगरुल नोयान से भी बदतरीन दुश्मन समझे जाने लगा होता है। अर्तुगरुल खुद को अदालत के सामने पेश करता है और मुंसिफ मारदीन खुद होता है, मगर अर्तुगरुल को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो भी अर्तुगरुल के मुखालिफ होता है। अर्तुगरुल पर अताब अर्तुकुश, तैमूर और सिपाही कोचा बुश की कत्ल, कैदी अब्दुर्रहमान को फरार करने और कबीले के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जामात होते हैं। बहरहाल अर्तुगरुल को सजाए मौत सुनाई जाती है, मगर ऐन सजाए मौत के वक्त शेख इब्न अरबी तैमूर को ले आते हैं और वो सच बता देता है। ये खबर नोयान पर आग की तरह गिरती है और वो शदीद तेज में आता है। वो तैमूर को कत्ल न करने पर पछताता है और अब वो अर्तुगरुल का कत्ल करना चाहता था। तैमूर सब कुछ बता देता है कि अर्तुगरुल सब इल्जामात से बरी और जिम्मा है, जिससे मारदीन भी शदीद गुस्से में आता है कि अब उसकी बादशाह की इराक का सबसे बड़ा पत्थर मरते मरते बच गया है। अली और महरदीन सादुद्दीन कोपिक के मशवरों पर चलते रहते हैं, जबकि अर्तुगरुल अब भी अपने बड़े मकसद यानी बहाली या अरूज के लिए लग जाता है। आरिफ साहब जो अर्तुगरुल के कबीले में सबसे करीब तीन साथी होता है, वो तबीब भी होता है। वो अर्तुगरुल की मुलाकात सफेद दाढ़ियों वालों से कराता है, जो अर्तुगरुल को कहते हैं कि अब तुम लोगों को मगरिब की जानिब बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करना होगी। उन सब की दुआएं लेकर अर्तुगरुल कबीले वापस आता है तो दिल्ली जमीर और हलीमा सुल्तान को कोनिया भेज देता है, मगर रास्ते पर टंगूत हमला आवर हो जाता है। उनको हमले से बचाने के लिए जंगजू आता है जो उनको बचाता है। वो जंगजू अर्तुगरुल का सगा भाई सारम होता है। बहरहाल इन दिनों अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी सरहदों पर जरखेज और शादाब जमीनें देख रहा होता है और वहाँ अपनी नस्ल की रियासत देख रहा होता है। वहीं पर वो कुछ बाज़ंतीनी बाशिंदों को भी मदद करता है और वापस आ जाता है। तो हलीमा और दिल्ली जमीर को कबीले वापस पाता है, जिस पर उसे इल्म होता है कि उन पर हमला हुआ और सारिम ने उनकी जान बचाई। सारिम के हयात की खबर सुनकर काई की खुशी की इंतहा नहीं रहती, मगर उन हालात में दोनों कबीले इस कदर मुत्तहिद और ताकतवर हो चुके होते हैं कि नोयान की फौज पर उनके मकाम पर अर्तुगरुल की बताई हुई तरकीब के मुताबिक हमला करते हैं और उन मकाम को तबाह कर देते हैं। मगर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को बताती है कि सालिम आपसे मिलना चाहते हैं, वो सराय खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्तुगरुल जिहाद में हिस्सा नहीं लेता और सालिम की सजा मिलता है। ये इंतहाई इमोशनल सीन होता है, मगर सराय में नोयान अपने बंदों के हमरा डेरा लगाकर बैठा होता है। मुलाकात में सालिम अर्तुगरुल को गौसा की मोहर दिखाता है कि ये मेरे पास है, जिसके पीछे सब लोग भेड़िए की तरह लगे हुए हैं। नोयान हमला करता है और मोहर ले जाने ही वाला होता है कि अर्तुगरुल उस पर वार करके वापस ले लेता है और नोयान फरार हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब काई और दुर्गा के जांबाज सिपाही गुलजार और तैमूर की क़ियादत में मां सवाए बाचो और तंगूत के सबको हलाक कर देते हैं। और जब नोयान वापस आता है तो शदीद गम और गुस्से का इज़हार करता है कि एक छोटा सा तुर्क कबीला उनको नाको चने चुबा रखा है। मगर पहली ही से तंगूत नोयान से तंग होता है कि इसके फैसले मंगोलों की बदनामी का बायस बनते हैं। उसकी ये सोच इस शिकस्त के बाद और बढ़ जाती है और वो इस तलाश में लग जाता है कि कब वो नोयान से सेपा सलारी लेकर उक्ताई खान के यहाँ इज्जत कमा सके। इस हमले में हमजा गिरफ्तार हो जाता है और उसके कबीले ले जाते हैं और कैद कर देते हैं। जबकि नोयान अब जंगल के बजाय गार में डेरा लगा लेता है और कहता है कि वापस उक्ताई खान से फौज लाकर अर्तुगरुल से बदला लेगा। दूसरी जानिब अर्तुगरुल सारिम का कबीले जख्मी हालत में लाता है, जो मंगोल हमले के वक्त जख्मी हो गया था। सारिम को देखकर हाइमा खातून के आंसू नहीं रुकते, मगर वो आरिफ साहब की जिराई के बाद तंदुरुस्त हो जाता है। जबकि नोयान के ठहराव के हमले के दौरान अर्तुगरुल का नोयान की तरफ भेजा हुआ अब्दुर्रहमान बतौर जासूस करबुल मौत की हालत में कबीले वापस लाया जाता है, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होती है। आरिफ साहब उसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। अलबत्ता अर्तुगरुल पर कई सवाल उठाए जाते हैं कि इस कदर बड़े हमले में वो जंग में क्यों नहीं आया और उतने दिनों क्यों वो कबीले से बाहर रहा। मगर अर्तुगरुल उनको जवाब नहीं देता कि ये तुर्क अलग रियासत का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे, अलग मुअम्मा उठ खड़ा होगा, क्योंकि उनकी सोचें बहुत छोटी हैं। खुद अर्तुगरुल के बाप सुलेमान शाह अर्तुगरुल के ख्वाब में आकर बताता रहता था कि तुम्हारा ये बेटा उस्मान तुर्कों की पहचान बने। और ये बातें शेख इब्न अरबी भी फरमाते थे कि बस ऐसी इस्लामी रियासत के लिए तगदो करो जहाँ तुम्हारी नस्लें इस्लामिक इक़दार के मुताबिक हुकूमत करेंगी। अब कबीला काफी अमन में होता है, मगर नोयान अभी भी जिंदा था, तो उक्ताई खान की कराबत की वजह से नई फौज ले आता है और वहीं गार में मुकीम होता है। जबकि कबीले में हमजा अपने गुनाहों का इर्तिकाब करता है और गुलदारों से वादा करता है कि वो नोयान को उस तक लाएगा। वो गुलदारों को अफरासियाब की हकीकत से भी आगाह करता है और कहता है कि मुझे नोयान तक ले जा सकता है, मगर अफरासियाब इससे कबल एक और मंसूबे पर होता है।
वो नयान के हुक्म के मुताबिक शहनाज खातून को अगवा करता है और घोड़ा गाड़ी में हमजा और शहनाज को छुपा कर ले जाता है, मगर ना ही गुलजारो और ना ही हमजा को शहनाज का इल्म होता है। गुलजारो को अभी भी हमजा पर शक होता है कि कहीं ये वादा खिलाफी ना कर ले, तो अफरासियाब के पीछे दाऊद को भेजता है। एन जब शहनाज को होश आता है तो दाऊद तंगूत के हाथों में पकड़ा जाता है। ये नयान के लिए बड़ी कामयाबी थी। अब उसके पास अपने सिपाही खास हमजा भी वापस आ जाता है, जो कि उसे मालूम नहीं होता कि अब सिरात मुस्तकीम पर आ चुका होता है, और साथ ही अफरासियाब भी चालें चलकर वापस आ जाता है और शहनाज खातून भी सही सलामत आ जाती है। जबकि उसके बाद काय का एक सिपाही दाऊद भी आ चुका होता है। अरतुल के सिपाही दुशान को उन दिनों कबीले में आई गुलबानो खातून से इश्क हो जाता है। गुलबानो खातून का ताल्लुक बुजुर्ग कबीले के सरदार खानदान से होता है और वो सरदार खुशनूद की पहली बेगम नूरो के लिए मोहब्बत रखती है। अव्वल में जब हलीमा और शहनाज उसको बताते हैं कि नूरो का कत्ल सरदार की आज की बीवी आलिया ने किया है, तो वो शदीद गम और गुस्से में आती है, मगर बाद में आलिया की अपनी हरकतों से उसकी सोच बदल जाती है। जबकि दूसरी जानिब नयान कैदी दाऊद को जुल्म के बाद कबीले वापस भेजता है कि गुलदारों से कहो कि आकर अपनी बीवी ले जाए, मगर इसके बदले उसको गौस खां की वो मोहर चाहिए जो सारुम के पास है। गौस खां की मोहर उन दिनों गोचा गुल खातून से खेमे से चुरा कर महादिल को दे देती है। गुलदारो इसरार करता है कि मोहर उसको दे दे वरना वो अकेला चला जाएगा, मगर शुरू में जिद के बाद सारुम देने के लिए तैयार हो जाता है। खेमे में ढूंढने पर उसे मोहर नहीं मिलती तो वो ये बात गुलदारो और हेमा को बताता है। तफ्तीश के बावजूद महादीन और उसके खानदान मोहर को छुपाने में कामयाब रहते हैं और मजबूरन गुलदारो को नकली मोहर ले जाना पड़ती है। एक मकाम पर गुलदारो अपनी खुद को छुपा कर खुद आगे आता है और बातचीत के बाद मोहर नयान को और उससे शहनाज को बाजियाब करा लेता है, और वहीं पर तंगूत जो उसकी फौज को छुपाए बैठा होता है बाहर नहीं आता और हमजा वहाँ अपनी रास्तबाजी का मुजाहरा करता है। नयान से लड़ते लड़ते हमजा जाम शहादत नोश करता है और नयान को कैद करके गुलदारो अपने कबीले ले आता है। उन दिनों अर्तुगरुल कबीले से बाहर होता है और उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ हस्तियों से मुलाकात कर रहा होता है। अगले दिन फैसले के बाद नयान का सर काटने ही लगते हैं तो ऐन मौका पर सादुद्दीन कोपिक आ जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रियासती वजीर होता है। वो नयान की सजा को रुकवा कर उसे अपने साथ ले जाता है और ये कह देता है कि रियासत सल्जूक और मंगोलों के दरमियान नयान के बदले 3 सिपह सलारों की रिहाई का मुआहदा हुआ है। अशरूफ पसंद गुलदारों की हिम्मत मार खा जाती है और उसे नयान देना पड़ता है, और वहीं महादीन अपने आका सादुद्दीन को मोहर भी दे देता है, जिस पर वो खूब खुश होता है। मुझे पर्सनली नयान का किरदार बहुत पसंद आया, क्योंकि वो क़राबुल मौत भी ऐसी शान से खड़ा रहता है और ठीक दबदबे से बात करता है और उससे जलाल का अंसर भी नुमाया रहता है। उसका किरदार भी मुझे बहुत पसंद आया। बहरहाल अब तक गुलदारों में अपनी सिपह सलारी का किरदार दिखा चुका होता है, जिसमें मंगोलों का ठिकाना तबाह करना और नयान को जिससे तुर्क कबाइल कामते थे को गिरफ्तार कर लाना। जबकि महादीन के हिदायत के मुताबिक गोंचा गुल खातून भी गुलदारों को अपने इश्क में जकड़ लेती है। बहरहाल नयान को सादुद्दीन कोपिक अपने सराय ले जाता है, जबकि दूसरी जानिब अर्तुगरुल ताजर किरमानी से मुलाकात कर रहा होता है। सराय में सादुद्दीन नयान से बातचीत कर रहा होता है। नयान अब दोबारा उक्ताई खां के पास जाकर सब कुछ बयान करने का मंसूबा बना रहा होता है, जबकि सादुद्दीन उससे इस एहसान के बदले ये बात मनवा लेता है कि जब कल मैं हुक्मरान बनूंगा तो तुम मंगोलों और हमारे दरमियान इत्तेहाद करवाओगे, जिस पर नयान हंसता है, मगर बाद में उसको बात माननी पड़ती है। नयान के बाद तंगूत सादुद्दीन के पास आता है और सादुद्दीन मुलाकात में उसे कहता है कि तुम ये गौस खां की मोहर लेकर उक्ताई खां के पास जाओ, वो इस मोहर को देखकर खूब खुश होगा और तुम नयान की गलतियों का भी जिक्र करके उससे उसकी बासानी से पसलारी ले सकते हो। वहाँ से दूसरी जानिब सारों और दिली दबीर नयान को कत्ल करने आते हैं, जबकि बाहर नयान के हक में सिपाही एक तरफ और तंगूत के हक में सिपाही दूसरी तरफ एक दूसरे से मुखालिफ लड़ते हैं, जबकि नयान और बाचो फरार हो जाते हैं। तंगूत दिली दमीर से मुजामत में मारा जाता है, जबकि दिली दमीर भी जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर जाते हैं। सारुम तंगूत से अपनी मोहर वापस ले लेता है और कबीले आ जाता है। दिली दमीर जैसे बहादुर इंसान की शहादत सबके लिए तकलीफ दे होती है। कई सालों से कई खानदान के लिए काम करता आ रहा दिली दमीर हर लम्हा अर्तुगरुल का हिमायती था। अपने कबीले का लोहार अर्तुगरुल के सिपाही नूर गुल का सुसर भी था। ये लम्हा सबके लिए अफसोसनाक थे। जबकि दूसरी जानिब आलिया और महादीन सरदार खुशनूद से तंग हो चुके होते हैं, तो महादीन आलिया से कहता है कि अब ऐसा जहर तैयार करो जो खुशनूद को हमेशा के लिए सुला दे। वो इस पर बिच्छू का जहर तैयार करके शरबत में हल करके डाल देती है और वो शरबत गुलबानो ने बनाया होता है। उन्हीं औकात में दोनों कबीले तैमूर और रोशनी के निकाह से फारिग हुए होते हैं
और थोड़ी ही देर बाद बुजुर्गर के कबीले के सरदार खुशनूद की शहादत की खबर फैल जाती है। इल्जाम सीधा सीधा गुलबानो पर आता है और आलिया मक्कारी से अपने आप को बरी और जिम्मा कर देती है। गुलबानो पर जुल्म होता है, लेकिन अर्तुगरुल को मालूम होता है कि गुलबानो मासूम है। वो सजाए मौत से कबल रात को मुकम्मल मंसूबे के साथ दोशान की हदायत देकर गुलबानो को फरार करा देता है। अलबत्ता तैमूर के सिपाही उसको शदीद जख्मी भी कर देते हैं, लेकिन छुपते छुपाते वो दोनों गनी की गार में पनाह गुज़ीर हो जाते हैं, जहाँ इब्नुल अरबी भी मौजूद होते हैं। गुलबानो से इस तरह का सलूक एक तरफ शहनाज को परेशान करता है, वहीं दूसरी तरफ तैमूर के सिपाही अपने सरदार के कातिल को तलाश करने में सरगर्म होते हैं। इधर गुलदारो और गोचा गुल की शादी की तैयारियां होने लगती हैं, जिससे शहनाज और आलिया के दरमियान इख्तिलाफात मजीद तूल पकड़ लेते हैं और महादीन सादुद्दीन से मुलाकात करता रहता है और अर्तुगरुल से जान छुड़ाने की मंसूबे भी बनते रहते हैं। सादुद्दीन बतौर वजीर सल्तनत तमाम तुर्क सरदारों को बुलाता है, जिसमें काई से गुलदारो, अर्तुगरुल और दुर्गा से तैमूर जाते हैं। दावत में सादुद्दीन महादीन को तमाम तुर्क कबाइल का सरदार आला मुंतखब करता है, जिसे मासवाए काई के सब लोग कबूल कर लेते हैं। अब अर्तुगरुल तैमूर को उसके वालिदैन के कातिलों से वाकिफ कराना चाहता था, ताकि गुलबानो से दाग साफ हो सके, ये नासूर भी अपने अंजाम को पहुँचे। एक इतला के मुताबिक आलिया वहाँ पहुँचती है, जहाँ गुलबानो और शहनाज मिलते हैं और अर्तुगरुल तैमूर को जालियों में छुपा लेता है कि तुम्हें हकीकत से आगाह कराना है। अर्तुगरुल के पीछे सारम भी आता है, वो भी अलग जालियों में छुप जाता है। गुलबानो और शहनाज दोनों एतराफ करते हैं कि ए आलिया, हमें तुम्हारे खिलाफ सब सबूत मिल गए हैं, जिस पर उनमें लड़ाई भी होती है, और लड़ाई में जिसमें आलिया अपने गुनाह का इर्तिकाब करती है कि जिस तरह मैंने खुशनूद और नूरों को कत्ल करके बुजुर्ग तबाह कर दिया है, वैसी गोचा गुल के जरिए काई को भी तबाह कर दूंगी। आलिया मज़ाहमत में जख्मी हो जाती है। अर्तुगरुल तैमूर को लेकर वापस आ जाता है। अर्तुगरुल तैमूर को समझाता है कि जिस तरह ये लोग तुम्हारे वालिद को अपनी बातों से मनवाते रहते थे, तुम भी सब्र करो, क्योंकि ये लोग अभी हमें महादीन तक लेकर जाएंगे। तैमूर अर्तुगरुल के अहकामात के मुताबिक चलता रहता है, जबकि दूसरी जानब गुलदारो की तबीयत खराब होने की वजह से आरिफ साहब उसे दूसरे शहर अच्छे तबीब की तरफ ले जाते हैं। महादीन बतौर तुर्क सरदार कबीले आता है और सब लोग उसकी बेइज्जत करते हैं, जबकि ऐन मंसूबे के मुताबिक अर्तुगरुल कबीले के बाहर महादीन से भी जुर्म उगलवा लेता है, और जिसे तैमूर भी सुन लेता है। तैमूर उसे कत्ल करने का ख्वाहिशमंद होता है, मगर अर्तुगरुल इसका कबीले में सबके सामने गर्दन उड़ाना चाहता था, ताकि सब लोग इसे इबरत पकड़ेंगे, तुम्हारा जितना भी बड़ा रुतबा क्यों ना हो, अगर तुमने जुर्म किया है तो सजा बराबर मिलेगी। कबीले से बाहर हलीमा सुल्तान और शहनाज को गोंचा गुल और आलिया खातून जरगमाल बना लेती हैं, और वहाँ हैमा सुल्तान और रोशनी भी पहुँच जाती है। उनके लाख समझाने के बावजूद वो नहीं मानती। अब्दुर्रहमान के तीर से आलिया कत्ल हो जाती है, जबकि गोंचा गुल फरार हो जाती है। आलिया और गोंचा गुल की इस हरकत से रोशनी को अपनी बहन की रास्तबाजी का इल्म होता है। गुलबानो और दोशान गनी की गार से बतौर बरी और जिम्मा आते हैं और महादीन को भी कबीले लाया जाता है। महादीन को जब आलिया और गोंचा गुल के मुतालिक इल्म होता है तो वो मजीद गमगीन होता है। अब उसके अतराफ जुर्म को तैमूर भी पहचान चुका होता है। फैसले के मुताबिक महादीन को सजाए मौत सुनाई जाती है। वो मरते दम तक धमकियां देता रहता है कि तुम लोग पछताओगे। ऐन गर्दन काटने से कबल पहले की तरह एक दफा फिर सादुद्दीन सजा रुकवाने आ जाता है। उसकी वार्निंग्स के बावजूद अर्तुगरुल अब उसे फतह याब नहीं होने देता। वो महादीन को उसके सामने कत्ल कर देता है और उसका सर सादुद्दीन को देता है कि ले जाओ इसे अपने साथ। सब लोग अर्तुगरुल के फैसले को सराहते हैं, मगर सादुद्दीन धमकी देकर चला जाता है। उधर महादीन का सिपाही खास बाकिर अपने मालिक का अर्तुगरुल से बदला लेने के लिए खुद को सादुद्दीन के लिए सर्व कर देता है, जबकि नोयान भी मंगोलों से निकाला जा चुका होता है। वो वापस सादुद्दीन के पास ठहराव करता है और उन्हीं दिनों गोंचा गुल खातून अपने वालिद और फूफी का बदला लेने के लिए सादुद्दीन के साथ हाथ मिला लेती है। नोयान को गोंचा गुल से इश्क हो जाता है तो सादुद्दीन उसको नोयान के हवाले कर देता है कि तुम्हारी चालाकी और नोयान की बहादुरी काई के लिए खतरनाक साबित होगी। तब तक गुलदारो भी काफी हद तक शिफायाब होकर कबीले वापस आ चुका होता है। नोयान इन सब लोगों को जमा करता है जो मंगोलों से निकाले जा चुके होते हैं। इधर अर्तुगरुल कबीले में हिजरत की बात करता है कि हमें मगरब में अल्लाह के हुक्म से बाज़ीनतीनी सरहद पर हिजरत शुरू कर देनी है। जो हमारे साथ आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता ना आए। उधर से गुलदारो और सारे सादुद्दीन के दयात के मुताबिक ओहलुद की तरफ हिजरत के ख्वाहिशमंद होते हैं, जबकि अर्तुगरुल मगरब में अपनी अलग रियासत के क्याम की ख्वाहिशमंद होता है। जरगे में अर्तुगरुल की बात के हमायती कम होते हैं, सो अर्तुगरुल की बात को शिकस्त होती है। इन सब हालातों में आप शायद दो किरदारों को भूल चुके होंगे, एक हलीमा सुल्तान का भाई शहीर और दूसरा अर्तुगरुल का भाई जुलजान। वो दोनों पिछले सीजन में सलीबी कले की फतह के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हैं।
पहाड़ों में कई साल मशकों के बाद वो कबीले वापस आ रहे होते हैं कि अतलाह पर नोयान अपने सिपाहियों समेत हमला कर देता है। अर्तगल भी इत्तफाक से वहाँ अपने साथियों समेत पहुँच जाता है, मगर नोयान और बाचो शहीर और दुलजान को अगवा करके अपनी गाड़ में ले जाता है। ये खबर हलीमा सुल्तान और रहमा खातून दोनों के लिए दिल दहला देने वाली होती है। दोनों कबाइल अपने सिपाहियों को नोयान की गाड़ की तलाश में भेज देते हैं। एक वादे के मुताबिक नोयान सादुद्दीन को जुलजान दे देता है, जबकि जुलजान को ऐसे महसूस कराया जाता है कि सादुद्दीन ने उसे नोयान से छुड़ाया है। क्योंकि सादुद्दीन की सालम से काफी गहरी दोस्ती होती है तो वो उसे फखरिया तौर पर देता है कि देखो ये मेरा तुम्हारे कबीले पर नाफरमानी के बावजूद एहसान है। जबकि दूसरी जानब नोयान की गाड़ की तलाश में नूरुल पकड़ा जाता है और उससे नोयान के सामने लाया जाता है। नोयान शेर को अपने पास रखता है क्योंकि शेर सल्जूकी शहजादा होता है, तो वो उसे ऐसे बहलाते हैं कि तुम ही असल में सल्जूकी सल्तनत के वारिस हो, ना के अलाउद्दीन। तुम अलग फौज तैयार करो और हम तुम्हारे साथ हैं और अपने बाप दादाओं के मुकद्दस तख्त को सही हकदारों तक मुंतकिल करो। शहीद वैसे ही करता है। शहीद के कहने पर नोयान सिर्फ नूरुल को कैदी बनाता है कि ये मेरे कल सिपह सलार होगा, मगर ये खबर वाकई का ही सच समझ लेते हैं। हत्ता के नोयान के दबाव में आकर शहीद काई को खत लिखता है कि मेरी बेअत करो, वरना कल जब मैं हुक्मरान बनूंगा तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसको कई लोग सच समझ लेते हैं, मगर ऐन उस वक्त हलीमा सुल्तान सफा उल्टा करती है तो उसके सामने पोशीदा राज लिखा होता है कि मैं भी खैरियत हूँ और नूर भाई भी खैरियत से हैं, मगर हम अर्तगल के इंतजार में हैं। हलीमा सुल्तान अर्तगल को बताती है कि ये पोशीदा खत लिखने का तरीका उनके वालिद ने सिखाया था। कुछ तुर्क कबाइल वाकई शेर की बेइज्जत करते हैं और उनके ताउन का वायदा भी करके आ जाते हैं। जबकि उस तरफ गनी और नोयान को अर्तगल की गाड़ की इत्तला करता है तो अर्तगल, गुलदारो और तैमूर उस पर हमला करते हैं। रस्ते में अर्तगल एक तरफ जबकि तैमूर और उसके सिपाही अर्तगल के सिपाही एक तरफ मंगोलों से लड़ते रहते हैं। तीसरी तरफ गुलदारों को नोयान जगमाल बना लेता है, मगर वहाँ रोशनी आ जाती है तो गुलदारों को छोड़कर रोशनी की तरफ लग जाता है। शहनाज, गुलदारों, हामा खातून और अब्दुर्रहमान उनके पीछे जाता है, मगर नोयान रोशनी को जख्मी करके ले जाता है और जहाँ लेकर जाता है वहाँ गोंजा गुल भी मौजूद होती है। मंगोलों को सफाया करने के बाद अर्तगल और तैमूर कबीले वापस आ जाते हैं तो तैमूर हर मौके पर बाकिर को गैर हाजिर देखते हैं तो बाकिर की गद्दारी का इल्म होता है। जबकि दूसरी जानब रोशनी के अगवा का सुनकर तैमूर शदीद गमगीन होता है कि उसकी पहली माँ, फिर उसके भाई जो जंगों में शहीद हो जाते हैं और उसके बाद उसका वालिद, और अब रोशनी में जिंदगी में नहीं रही। दूसरी जानिब नोयान की गैर मौजूदगी में रोशनी गोंचा गुल कुछ तसादम में से कत्ल कर देती है, वहाँ से छुप जाती है, मगर नोयान से दोबारा गिरफ्तार कर ही लेता है और उस पर उसके माशूक के कत्ल की वजह से सही जुल्म करता है। जबकि शहीद नूरगुल को फरार करवा देता है और अर्तगल को आने का कहता है। नूरगुल को वापस देकर सब खुश हो जाते हैं। जबकि ऐन मंसूबे के मुताबिक नोयान तैमूर को भी जाल में फंसा देता है। अर्तगल के लाख मना करने के बावजूद नोयान के पास चला जाता है और अब नोयान के पास दोनों रोशनी और तैमूर होते हैं। उधर कबीले में अब तक हलीमा सुल्तान बच्चे को जन्म दे चुकी होती है जिसका नाम गुंदोज रखा जाता है, जो सलमान शाह ने तजवीज दिया था। जबकि सिपाही दोशान और गुलबानो भी शादी कर चुके होते हैं। इधर नोयान पहले रोशनी को शहीद करता है और फिर बाद में तैमूर को भी शहीद कर देता है। बाद तैमूर को सिपाही पहचान कर कबीले ले आते हैं, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो जाता है। यूं इश्क की एक और दास्तान अपने खत्म को पहुँचती है। जबकि तैमूर के जाने के बाद दोदुर्गा का सिपाही खानदान बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब कोई भी दोदुर्गा में तैमूर के बाद जानशीन नहीं होता। उधर नूरगुल जब अर्तगल को शेर के मुतालिक बताता है तो वो उन्हें बचाने जाता है और इसी कश्मकश में शेर को तीर भी लगता है तो अर्तगल को जख्मी हालत में गनी की गाड़ में ले जाता है जहाँ इब्न अरबी भी मौजूद होते हैं। अर्तगल को नोयान के पड़ाव की इत्तला मिलती है तो वहाँ हमला करता है। इत्तफाक से वहाँ नोयान नहीं होता, मगर वो बाचो समेत तमाम के तमाम मंगोलों को कत्ल कर देता है। जबकि बाचो को कत्ल नूरगुल करता है और वो बाकिर को गिरफ्तार करके अपने साथ गार में ले आते हैं। जब नोयान वहाँ आता है तो शदीद गम गुस्से का इज़हार करता है। वो मंगोल रवायात के मुताबिक बाचो को जलाता है और अर्तगल से बदले की कसम भी खाता है। बाकिर के जरिए अर्तगल नोयान तक पहुँचता है और बजाय उसे कत्ल करने के नोयान और बाकिर दोनों को कैद कर लेता है। दरअसल अर्तगल का मकसद सिर्फ कबीला नहीं होता बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा होती है। वो नोयान को सुल्तान सल्जूक सल्तनत अलाउद्दीन के सामने पेश करने के ख्वाहिशमंद होता है ताकि उन सब लोगों के नाम मुगले जो सल्जूक सल्तनत में रहकर अपने मफादात को बढ़ावा दे रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक सादुद्दीन भी था। जब ये बात उसके सिपाही नूरगुल को पता चलती है तो अर्तगल से खुदा हाफिज कहकर चला जाता है कि जिस शख्स ने हमारे अपनों को जिंदा जलाया, जिसको पकड़ने के लिए हम कब से दो में थक गए हैं, अब जब हमें वो मौका मिला है तो बजाय इसके कत्ल करने के हम उसे इतनी आसानी से सुल्तान के हवाले कर देने वाले हैं। वो अर्तगल से रास्ता अलग करके चला जाता है। दोनों अपने अपने लिहाज से दुरुस्त है, मगर मकासद में फर्क था। जबकि दूसरी जानब कबीले में दोदुर्गा अपने नए सरदार का इंतखाब कर रहे होते हैं। अर्तगल के हमायत याफ्ता आरिफ साहब और सादुद्दीन के हमायत याफ्ता अख्तर खान साहब के दरमियान इंतखाबात थे। सादुद्दीन से कराबे की वजह से अख्तर खान साहब दोदुर्गा के नए सरदार मुंतखब होते हैं
और सब लोग उसकी बेइज्जत करते हैं। जबकि दूसरी जानब जब सादुद्दीन को नुयान की गिरफ्तारी का इल्म होता है तो वो सारम को सल्जूकी फौज के हमरा भेजता है कि अर्तगल समेत सबको जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। सारम वहाँ जाता है तो अर्तगल को गिरफ्तारी देने पर आमादा करता है, मगर अर्तगल उसके दरमियान हाथापाई हो जाती है। इसी हाथापाई में नुयान खुद को छुड़ा लेता है और हादसतन अर्तगल के धक्के से सारम के अंदर खड़ी लकड़ी घुस जाती है। अब नुयान और अर्तगल के दरमियान फैसला कुन जंग होती है। जबकि नुयान मारा जाता है, मगर मुझे ये बात कंफर्म नहीं क्योंकि अर्तगल सिर्फ से तलवार का एक वार मारता है और वो गिर जाता है, लेकिन इसी गर्दन या मुकम्मल कत्ल नहीं करता क्योंकि अर्तगल का ध्यान नुयान के बजाय आखिरी सांस लेते उसके भाई पर होता है। अब तक शहीर भी सही हो चुका होता है तो वो सब मिलकर सारम को कबीले लाते हैं और वो खड़ी लकड़ी उसकी कमर से निकाल ली जाती है। अर्तगल की लाश सफाई के बावजूद लोग उसका कसूरवार अर्तगल को समझते हैं। बाकर भी हाथापाई में जान बचाकर सादुद्दीन के पास आ जाता है। कबीले में नए सरदार के इंतखाबात पर काई के सरदार अर्तगल के बजाय गुलदारों को सरदार मुंतखब करते हैं कि हमें अब मजीद हिजरत नहीं करनी चाहिए, हमें मजीद जंगें नहीं लड़नी चाहिए। दूसरा गुलदार दौलत देकर भी कबीले के बड़ों को अपनी तरफ कर लेता है। बहरहाल अर्तगल शिकस्त के बावजूद खुश होता है कि ये शिकस्त मेरे लिए मेरे दुश्मन और दोस्त में फर्क कर देगी। अब काई में वाज़ियान दो हिस्से हो चुके थे। अर्तगल, हलीमा सुल्तान, जुलजान, शहीर, आलिफ साहब, अर्तगल के सिपाही, तैमूर के सिपाही और कुछ और दोनों कबाइल के लोग और सिपाही मगरब की जानिब हिजरत पर आमादा थे। जबकि दूसरी जानिब सारे गुलदारों सरदार अख्तर खान और कुछ सिपाही और लोग हालत की जानिब पुरअमन जिंदगी के लिए एक तरफ थे। हाइमा खातून भी अर्तगल के साथ थे, लेकिन वो हिजरत से कासिर थी कि कबायली रवायात के मुताबिक वो अपने खावन का खेमा मरते दम तक नहीं छोड़ सकती थी। हिजरत से कबल गुलदारों अर्तगल को रोकता है कि मत जाओ, क्योंकि दोनों नजरियात मुख्तलिफ होने के बावजूद आखिरकार भाई तो होते हैं। और जब वो आखिरी बार मिलते हैं तो ये इंतहाई इमोशनल सीन था कि बचपन के दोस्त शायद अब दोबारा न मिले, और शायद पूरे सीजन का यही सबसे ज्यादा इमोशनल सीन भी था मेरे लिए। ये एक रुला देने वाला सीन था। हिजरत से कबल अर्तगल आखिरी बार सब करीबी लोगों से मुलाकात करता है, जबकि अख्तर खान बतौर सरदार अर्तगल की ईरान में रुकावट बनता है। वो खून रेजी की धमकी भी देता है और खुसूसन दुदुर्गा के लोगों और तैमूर के सिपाहियों को न जाने बरामदा करने की कोशिश करता है। इसी बहस और तकरार में कुछ लोग अर्तगल की सफ से निकल कर अख्तर खान की सफ में आ जाते हैं। अर्तगल इस पर उसका शुक्रिया अदा करता है कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुनाफिकीन को निकलवा दिया। खून रेजी से बचाने के लिए अर्तगल को जाने दिया जाता है और बड़ी तादाद में हिजरत शुरू हो जाती है। ख्वाब में आकर सुलेमान शाह हाइमा खातून को अर्तगल की तरफ जाने का इशारा करते हैं तो वो भी अपने करीबी साथियों के हमरा हिजरत को निकल जाती हैं। सारे और गुलदारों वगैरह खूब रोकने की कोशिश करते हैं कि पहले भाई चला गया, अब आप तो कम से कम मत जाएं, लेकिन वो माँ को टोक नहीं सकते, तो उनके पास जाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। रास्ते में सादुद्दीन के हुक्म पर बाबर सिपाहियों के समेत हाइमा खातून के काफिले पर हमला आवर होता है तो आहो तकरार के ताक़ुब में अर्तगल सिपाहियों समेत वहाँ पहुँच जाता है। अभी अर्तगल हाइमा खातून को सिपाहियों से छुड़ा ही रहा होता है कि बाकर हलीमा सुल्तान से बचा छीन कर भाग जाता है। ताक़ुब में अर्तगल जाता है, मगर वो कहता है कि अगर तुम आगे आए तो समझो बचा गया। ऐन मौका पर नूरगुल की मदद से बच्चा छुड़ा लिया जाता है और बाकर कत्ल हो जाता है, मगर दोबारा एक तीर के वार से शहीद जख्मों की ताब न लाते हुए कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है। और बाकर दूसरे बड़े सिपाही का सर उस वक्त नेज़े पर तान कर सादुद्दीन के सराय के बाहर लटका आता है जब वो दूसरे तुर्क सरदारों को अपनी हुकूमत के मुतालिक आगाह कर रहा होता है। यूँ अब सादुद्दीन भी मुकाबला अर्तगल होता है, मगर नुयान का कुछ मालूम नहीं पड़ता कि वो शायद अगले सीजन में वापस आए या ना आए। साथ ही हाइमा खातून अपने बावजात का वो परचम भी ले आती है तो कई लोगों के लिए इंतहाई मुकद्दस था। यूँ अर्तगल मगरब में और गुलदार मशरिक में रियासत की तश्कील के लिए गामजन हो गए थे और उसके बाद अर्तगल वगैरह मगरब की जाने के लंबे सफर के लिए गामजन हो जाते हैं। एक पड़ाव में शेख इब्नुल अरबी और अर्तगल ने खूब गरमाद तकरीर भी की और बाद में हिजरत जारी रही और इसी तरह हिजरत करते करते ही सीजन 2 अपने अख्ताम को पहुंचता है। इसके बाद मैं सीजन 3 देखूंगा और सीजन 3 की कहानी के लिए आपको मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। अगर आप तुर्किश ड्रामों के फैंस हैं तो आपको मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो मुझे हौसला अफजाई होगी कि मुझे ऐसा कंटेंट और बनाना चाहिए, दूसरा आप भी हर किस्म की ड्रामों की अपडेट्स वाकिफ रहेंगे। मेरी आपसे ब्रादराना गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। थैंक यू सो मच, आपने जब भी कहीं भी मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और खुशी वाली जिंदगी अता फरमाए।